नंबर 2। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और खाने को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए स्टार्ट करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Microorganisms कुछ जो रहते हैं हार्मफुल रहते हैं, कई तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल हैं। कैसे? कुछ तो ह्यूमन बींग्स के लिए डिजीज़ पैदा करते हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर। कुछ जो रहते हैं खाने को ख़राब कर देते हैं, क्लोथ एंड लेदर को भी हार्म करते हैं। आइए चलिए अब इन हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन ह्यूमंस? पैथोजन। पैथोजन अभी मैंने बताया था ना आपको क्या होते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पैथोजन। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजन जो रहते हैं जो जिस हवा में हम ब्रीथ करते हैं उस एयर में ये मौजूद रहते हैं, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। थ्रू द वाटर वो ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया रहते हैं, पैथोजेंस रहते हैं, और जो खाना खाते हैं उनमें भी ये रहते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। इसके अलावा ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, जैसे कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कई ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ट्रांसमिट हो जाती हैं, और कैरिड बाय एन एनिमल्स, और एनिमल से भी हो जाती हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन। कुछ माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कॉन्टैक्ट। फिज़िकल कॉन्टैक्ट से, एयर से, वाटर से और फूड से, जैसे किसी से शेक हैंड करना, किसी के पास बैठना, उसके टावल वगैरह को यूज़ करना, उससे भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड हो जाएँ। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? जैसे क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या रहते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से, स्नीजिंग से सफ़र करता है तो उसके ड्रॉपलेट जो रहते हैं, उसका मॉइस्चर रहता है कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस, उसमें थाउजेंड ऑफ वायरस रहते हैं, आर स्प्रेड इन द एयर, जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। जब जिसको कोल्ड हुआ है जब वो स्नीजिंग करेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स आउट होते हैं ना माउथ से, उसमें क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है। उस मॉइस्चर में क्या रहते हैं? थाउजेंड ऑफ वायरस रहते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और जब कोई भी हेल्थी पर्सन उस एयर में ब्रीथ करेगा तो वायरस क्या होगा? उस बॉडी में, हेल्थी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएगा, और वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी? इन्फेक्शन हो जाएगी। वो जो कह रहा है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये जो डिजीज़ रहते हैं इनको स्प्रेड होने से कैसे रोका जा सकता है? पहली कहती है वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज़। हमें हैंडकरचीफ रखना चाहिए अपने नोज़ पे। जब हमें कोल्ड हुआ हो, जब स्नीजिंग करो तब भी हैंडकरचीफ रखना चाहिए, अपने माउथ पे रखना चाहिए वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे डिस्टेंस बना के रखो ताकि उसके जो वायरस है आप तक ना आ सके, क्योंकि आसपास में की एयर में वो वायरस मौजूद होते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स
विच आर एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी रहते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर मतलब डिजीज़ को हमारी बॉडी में लेके आते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीज़ लेके आना, उसको कैरियर बोलते हैं। कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स पास आउट करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई तो हम सभी ने देखी है ना। सभी के घर में ये क्या करती है, जैसे कहीं भी कचरे का ढेर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे बैठ जाती है, और अगर हमारे घर में ऐसे खाना खुला पड़ा हुआ है तो उस पर बैठ जाएगी, तो उसको अनहाइजीनिक कर देगी। और कई बार नहीं ध्यान में रहता, कई बच्चे ऐसे ही उसको उठा के फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं बिना धोए, तो क्या होता है वो जो वायरस बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जो पर्सन रहता है वो बीमार पड़ जाता है। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो हाउस फ्लाई रहती है वो कूड़े के ढेर पे या एनिमल एक्सक्रीटा मतलब कि जो एनिमल का वेस्ट रहता है उस पर बैठ जाती है। जो पैथोजन रहते हैं वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। हाउस फ्लाई की बॉडी पे स्टिक हो गए, लग गए वहाँ पे। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन। और जो ये फ्लाइज रहती हैं जब अनकवर्ड फूड पे या फ्रूट्स पे वेजिटेबल्स पे ऐसे बैठ जाती हैं, तो ये जो पैथोजन रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Whoever eats a contaminated food, जो भी इस contaminated food जो खाना गंदा कर दिया इसने, बल्कि जो को बैठ के उसको क्या कर दिया, कंटामिनेट कर दिया, मतलब कि खाने के लायक नहीं रहता वो खाना। इज़ लाइकली टू गेट सिक। जो भी उस कंटामिनेटेड फूड को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए सबको ये एडवाइस करा जाता है कि खाने को हमेशा ढक के रखो और अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। और अनकवर्ड फूड आइटम को आप कंज्यूम ना करें, ना खाएं। और इसके अलावा जो भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करते हो, खाते हो, उनको भी आप अच्छे से धो के खाएं। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर, दूसरी कौन सी एग्जाम्पल है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो रहता है वो किस चीज़ का कैरियर है, विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया का कैरियर होता है। इसमें मलेरिया का पैरासाइट रहता है, उसका नाम क्या रहता है, प्लाज्मोडियम। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू। और जो फीमेल एड्स रहती है वो क्या कहती है, डेंगू वायरस का कैरियर रहता है। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करती है, डेंगू को फैलाती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम कैसे मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये फीमेल एनोफिलस है मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलस क्या काम करती है, मलेरिया स्प्रेड करती है। और जो फीमेल एडिस रहती है वो क्या काम करती है, डेंगू को स्प्रेड करती है। पहली कहती है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। कि हमें टीचर कहते हैं कि अपने आसपास में पानी को इकट्ठा ना होने दो। क्यों कहते हैं, सभी जगह कहते हैं ना कि पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों कहते हैं, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। जो भी मॉस्किटो रहते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, वाटर में रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसीलिए हमको पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो कूलर है, टायर है, फ्लावर पॉट है, कहीं पे भी पानी को इकट्ठा ना होने दे, जमा ना होने दे। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग को क्लीन करके रखना चाहिए हमें। ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अपने आसपास को हम जब क्लीन रखेंगे, कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। क्या आप बता सकते हो कि मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए, मलेरिया को स्प्रेड होने से रोकने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स करने चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया ना, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कई जने ऐसी पानी भर के उसकी बकेट्स पानी को खुला छोड़ देते हैं, कूलर में पानी को जमा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मलेरिया
जो फैलाते हैं मॉस्किटो वो ब्रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो कुछ डिजीज़ेस बता रखी हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। वैसे तो हम सभी ने इनके बारे में पढ़ चुके हैं, आइए एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फैलाता है? बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसके? एयर। और इसके क्या मेजर हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब कि जो पेशेंट रहता है उसको अकेला रखो, मतलब कि उसके पास किसी भी हेल्थी पर्सन को ना जाने दो। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दीज ऑफ द अदर, और उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं जैसे टॉवल है, सोप वगैरह है, वो सारा अलग रखना चाहिए और उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। मीज़ल्स, मीज़ल्स किससे फैलते हैं? वायरस से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है, उसकी भी प्रिवेंशन वही। ये सारे चिकन पॉक्स, पोलियो, ये किसके कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको फैलाता है? वायरस। और किसके कांटेक्ट से? एयर से, या डायरेक्ट कांटेक्ट से, या वाटर से। और इसके सभी के मेजरमेंट क्या है? इनके मेजर्स क्या हैं? हम इसको कैसे रोक सकते हैं? पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है चाहिए, और पेशेंट की जो भी चीज़ें हैं उनको किसी और को यूज़ नहीं करना चाहिए, और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसके बाद कौन सा आ गया? कोलेरा और टाइफाइड। ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, थ्रू द वाटर और फूड से ये स्प्रेड होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिट होनी चाहिए। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं ना, तो कोई बच्चे हाथ नहीं धोते, उसको क्या होता है, उससे जो हाथों में कीटाणु रहते हैं जब आप कुछ खाते हो वो अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए, और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। उसके बाद वह हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या है? वायरस डिजीज़ है, थ्रू द वाटर फैलता है। अगर आप ऐसी पानी बिना बॉयल के पी लेती हो तो ये हो जाता है। अगर आप इसका मेजर्स क्या है? ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मलेरिया, मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है। प्रोटोजोआ मॉस्किटो में होता है, अभी हमने पढ़ा था ना कौन सा इसमें प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है ना, जो मलेरिया कोज करता है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपलेंट, हमें मॉस्किटो नेट और रेपलेंट को यूज़ करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और आसपास जो है हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, और इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए। उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। नेट यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेपलेंट यूज़ करना चाहिए। फुल स्लीव के कपड़े पहने चाहिए। सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, इनमें से कुछ जो डिजीज़ रहते हैं ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन द टेबल। जो हम सभी ने अभी पढ़ा है ये सारे कौन से हैं? ह्यूमन अफेक्टिंग डिजीज़ है। यहाँ पे इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा और उनके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा कि हम कैसे उसको रोक सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉजिंग का काम करते हैं, ये पढ़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स को हार्म नहीं करते, बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, बट ये एनिमल्स को भी हार्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रक्स, एंथ्रक्स जो है ये देखो यहाँ पे बता रखा है, रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर करा जिससे एंथ्रक्स डिजीज़ फैलती है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस।
एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज़ होती है, किन किन में होती है, ह्यूमंस और कैटल्स में। ये क्या करती है, फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। इसमें जो वायरस रहता है वो फुट और माउथ में डिजीज़ पैदा करता रहता है कैटल की। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग का काम करते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स। कई ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। क्रॉप की जो यील्ड रहती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। फॉर सम सच प्लांट डिजीज़, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है टेबल 2.2 में कुछ डिजीज़ कॉजिंग, ये देखो ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट में कौन कौन से डिजीज़ हैं, सिट्रस कैंकर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रहता है इनमें, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, इसमें कौन सा बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग है, फंजाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड सीड। येलो वेन मोज़ेक, भिंडी। भिंडी में क्या कौन सा वायरस पाया जाता है और ये इंसेक्ट से स्प्रेड होता है। For some such plant diseases, they can be controlled. इनमें से कुछ प्लांट डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। इनमें से कुछ जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। विच किल द माइक्रोब्स, ऐसे केमिकल होते हैं जो इन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, उनका यूज़ करके हम इसको रोक सकते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है? Bujo was invited by his friend to a party. बूचो अपने फ्रेंड के घर गया, उसकी पार्टी में उसको इनवाइट किया गया था। उसने बहुत सारे फूड स्टफ खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और घर पहुंचने पे उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर ने कहा दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कि ये जो कंडीशन है ये फूड पॉइजनिंग की है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, कि फूड में कैसे पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है पॉइजनस जो रहते हैं, फूड पॉइजनस किससे होती है, जब हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो कंटामिनेटेड हो, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेट कर दिया जाए, उससे उसको कंज्यूम करने से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं क्या करते हैं, फूड पे ग्रो होके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फूड में कुछ ऐसी पॉइजनस हो जाती हैं, पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस हो जाती है, इवन डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करना चाहिए, खाना नहीं, कंटामिनेटेड फूड को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए क्या ज़रूरी है, हमें जो स्पॉइल्ड खाना है उसको खाना नहीं चाहिए, और खाना ख़राब ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फूड प्रेजर्वेशन जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, पढ़ा था ना, स्टोर फूड ग्रेन, कि उसको हम कैसे ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम कुक्ड फूड को घर पे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, कि जो मॉइस्ट ब्रेड रहती है उस पर फंगस का अटैक हो जाए तो वो ब्रेड ख़राब हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल, जो स्पॉइल्ड फूड रहता है उससे स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट भी
बैड हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड है केमिकल रिएक्शन। क्या खाने का जो स्पॉइल होना है वो एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बाउट सम मैंगोज बट द कुड नॉट गेट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने कुछ मैंगो लिए, उसको क्या करा, उसने कुछ दिनों तक नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। कुछ दिनों बाद उसने देखा कुछ तो ख़राब हो गए हैं, कुछ सड़ गई। बट शी नो डैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर उसको याद है कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो जो पिकल डालती हैं मैंगो का, जब मैंगो का अचार डालती हैं वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ है कि वो तो ख़राब नहीं होता तो ये आम क्यों ख़राब हो गए। लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, कि हम अपने घर में कैसे खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से इसको कैसे सेव कर सकते हैं। इसका केमिकल मेथड कौन सा है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम केमिकल मेथड के बारे में। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो नमक और एडिबल ऑयल रहता है वो कॉमन केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देती। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव। इसलिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल को क्या कहा जाता है, प्रेजर्वेटिव। वी ऐड सॉल्ट और एसिड We add salt or acid preservative to pickles to prevent the attack of microbes। हम कुछ salt और acid, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो एसिटिक एसिड रहता है वो प्रेजर्वेटिव के काम आता है। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट और एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं प्रेजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स का अटैक ना हो सके पिकल पे। सोडियम बेंजोनेट, sodium metabisulfite are the common preservative. These are also used in jam, sketch to check their spoilage। जो जैम और स्केच रहता है उनमें भी ये प्रेजर्वेटिव पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनको जो वो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रह सकें, जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए उनमें भी प्रेजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। प्रेजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को प्रेजर्वेशन के तरह कैसे यूज़ किया जाता है। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एड्स। काफ़ी टाइम तक मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं, मीट और फिश को कवर कर देते हैं विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। मीट और फिश को सारे उसकी बॉडी को किससे कवर कर देते हैं, ड्राई सॉल्ट के साथ। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिड एट्सेट्रा। इसके अलावा जो सूखे हुए आंवले रहते हैं, रॉ मैंगो रहता है, टैमरिड रहती है, उसको भी सॉल्टिंग कर दिया जाता है ताकि वो भी काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व कर सकें। प्रेजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के साथ प्रेजर्वेशन कैसे की जाती है। जैम, जेली, स्केच आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। जैसे कि आप सभी को पता है जो जैम और स्केच रहते हैं ये सारे क्या होते हैं, इनमें शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है। अगर मॉइस्चर नहीं होएगा तो क्या होएगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होएगी वो इनहिबिट हो जाएगी, मतलब कि रुक जाएगी, जिसके कारण खाना ख़राब नहीं होगा। प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से कैसे प्रेजर्वेशन होती है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। ऑयल और विनेगर को क्या करते हैं, पिकल्स में डाला जाता है। क्यों, ताकि वो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक सकें। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इसके अलावा कई तरह के फ्रूट्स, फिश, मीट और वेजिटेबल्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपने घर में देखा होगा जब भी मिल्क आता है तो उसको क्या करते हैं, पहले हमारी मदर क्या करती है, बॉईल करती है। क्यों करते हैं उसको, ऐसे बॉईल करके यूज़ करना है, या स्टोर भी करना है तो उसको बॉईल करके करना है। क्यों करते हैं,
बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बॉईल करने से कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसके अलावा हम क्या करते हैं, अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, लो टेम्परेचर पे, क्योंकि जो लो टेम्परेचर रहता है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर से जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। बुझो के मन में एक क्वेश्चन आया कि वाई डज द मिल्क डैट कम इन पैकेट नॉट स्पॉइल, कि घर पे तो हम मिल्क को बॉयल कर लेते हैं, लेकिन पैकेट्स में भी तो दूध आता है, वो स्पॉइल क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी डैट द मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड। माई बुझो कहता है कि मेरी मदर ने मेरे को बताया था कि जो दूध रहता है उसको पेस्चराइज किया जाता है। ये पेस्चराइजेशन क्या है, आइए पढ़ते हैं पेस्चराइजेशन क्या है। आपको ये पूछ सकते हैं कि पेस्चराइजेशन क्या होती है। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। पेस्चराइज्ड मिल्क क्या है, बिना बॉइलिंग के भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब्स से फ्री होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि बॉइलिंग क्यों करते हैं हम मिल्क की, क्योंकि उससे हार्मफुल बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेस्चराइज्ड मिल्क है इसको हम बॉईल किए बिना भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो मिल्क है इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 to 30 मिनट तक, और बाद में उसको एकदम से चिल कर लिया जाता है, फिर स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हो रहते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लॉइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। ये जो प्रोसेस है किसने डिस्कवर करा था, लॉइस पास्चर ने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन से क्या होता है, मिल्क को उन्होंने हीट करा 70 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो गई, रुक गई, इसीलिए हम उसको ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग क्या होती है, दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आपने देखा होगा कुछ जो ड्राई फ्रूट रहते हैं, वेजिटेबल्स रहती हैं, उनको एयर टाइट पैकेट में सील करके बेचा जाता है। क्यों, ताकि जो उस पर माइक्रोब्स का अटैक ना हो सके, उसको हम माइक्रोब की ग्रोथ से प्रिवेंट कर सकें, इसीलिए उनको एयर टाइट पैकेट्स में सील किया जाता है, ताकि जो उसमें मॉइस्चर पैदा ना हो। अगर मॉइस्चर पैदा हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में से वो ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए उनको एयर टाइट पैकेट्स में डाला जाता है, ताकि जो मॉइस्चर डिवेल्प ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है और ये किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। इसके बारे में अपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे कि पल्सेस की जो रूट्स रहती हैं, पल्सेस रहते हैं, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का काम करते हैं। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स रहते हैं उनकी नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। जैसे आइए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो रूट्स है इस पे डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये ब्रिक ब्रिक डॉट्स पड़े हुए हैं। ये डॉट्स क्या है, इसमें वो बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया काम क्या करता है, such as beans and peas with which it has symbiotic relationship। इनका symbiotic relationship होता है बीन्स और पीस के प्लांट्स के साथ। जैसे आपने अभी देखा ऐसे नोड्यूल्स थी, उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है, और बदले में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इसको फूड तैयार करके दे रहे हैं। जो भी फूड प्लांट लेता है उसमें से ये भी अपना फूड ले लेता है। इसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि वो
प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है और प्लांट क्या कर रहा है, उसको खाना दे रहा है। सम टाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन लाइटनिंग के प्रोसेस से भी फिक्सेशन कर ली जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहती है ना, उसको जो ये प्लांट्स रहते हैं एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करके जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे वो ये प्लांट्स के अंदर चली जाती है, प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में रहती है वो कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है, लेट अस अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेक्शन। आइए पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन मिलती है, 78%। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है, सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है। कैसे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करके ले लेते हैं, ऐसे हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसका एक प्रोसेस होता है। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो रहती है सॉइल में से, वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या करती है, मिट्टी में फिक्सेशन का काम करती है। उसके बाद क्या करती है, इसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी utilized by plants from the soil through their root system। ये रूट्स, जो भी रूट सिस्टम रहता है उससे क्या करती है, ये जो रूट्स रहती हैं मिट्टी से इस कंपाउंड को एब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे ये प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। उसके बाद प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स, सभी तक जो भी उनके नाइट्रोजन की अमाउंट चाहिए वो पहुंच जाती है। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन and other compounds। Animal feeding on the plant get these protein and other nitrogen compound। जो एनिमल इन प्लांट्स को फीड करते हैं उनके पास भी नाइट्रोजन ये पहुंच जाती है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogenous compound। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो मिट्टी में प्रेजेंट रहती है क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बाद में नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाते हैं, जो प्लांट के द्वारा दोबारा से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसा कि हम सभी ने पढ़ा था ना कि प्लांट्स और एनिमल, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उन पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रो होते हैं और उनको डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जब ये डिकम्पोज करते हैं तो जो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो ये प्लांट्स जो रहते हैं फिर से इसको एब्सॉर्ब कर सके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। और कुछ बैक्टीरिया रहते हैं इस नाइट्रोजन गैस को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन की अमाउंट रहती है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये देखिए ये सर्कल बना हुआ है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एक तो प्रोसेस है लाइटनिंग के द्वारा फिक्सेशन हो रही है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, डायरेक्ट जो कंपाउंड बन गया विद द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। और दूसरा क्या है, ये देखो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। बाद में ये क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। जब मिट्टी में मिल गया तो क्या हुआ, ये प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया गया। ये प्लांट्स जो हैं इसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं। प्लांट्स को किसने कंज्यूम करा, एनिमल्स ने। उसके बाद ये नाइट्रोजनस वेस्ट
जो जब प्लांट डेड हो गया, जो एनिमल्स हैं उनसे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जब प्लांट और एनिमल जो डेथ हो गए हैं उनको क्या करा इन्होंने, नाइट्रोजन वेस्ट जो उनकी बॉडी में था उसको फिक्स करा और इसको वापस से सॉइल में मिला दिया। और कई बैक्टीरिया जो रहते हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट से नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। आई होप आपको सारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड वो समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के होते हैं और उनमें यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं ये सब मैंने पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।